नमस्कार मेरे क्लास 10th के विद्यार्थियों जो 2026 को बोर्ड एग्जाम देंगे, तो उन सभी के लिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th। जो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो दो या तीन बुक से आपको लिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला सवाल जो आ रहा है वो है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। कोई भी राष्ट्र होता है, ठीक है, उसका सामूहिक पहचान मतलब पूरा कंप्लीट, पूरा सभी का सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों रूढ़िवाद। ठीक है, रूढ़िवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद होता है राष्ट्र की विचारधारा, ठीक है, जब सबको एक झंडे के तले या फिर एक सोच की विचारधारा वाले होते हैं तो उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगला सवाल है वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। तो जहाँ की राजनीतिक सत्ता, ठीक है, राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर कल्चर से बन के मिलेगी तो उसे क्या कहेंगे, उसे राष्ट्र राज्य कहा जाएगा, राष्ट्र राज्य कहा जाएगा। अगला सवाल है चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो वो था फ्रेडरिक सारियू, एक फ्रांसीसी चित्रकार भी हुआ करता था फ्रेडरिक सारियू। ये चार चित्रों की श्रृंखला बनाया था। सवाल आपको पूछ सकता है कि फ्रेडरिक सारियू जो है कितने चित्रों की श्रृंखला बनाया, तो चार चित्रों की। अगला सवाल है अंसल्ट रेनन कौन था। तो फ्रांसीसी एक दार्शनिक हुआ करता था अंसल्ट रेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसे मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था, तो उसने बताया कि हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है उसका सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, मेजिनी है। मेजिनी क्या किया था, तो यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का निर्माण भी किया था। अगला सवाल है कि निम्न में किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। नेपोलियन वाटरलू में 1815 में इसका हार होता है, ठीक है, वाटरलू का मैदान में। और नेपोलियन को हराने वाला कौन था, तो ये डी नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन रूस प्रसा और ऑस्ट्रिया। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन रूस प्रसा और ऑस्ट्रिया। अगला राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई। तो सभी को पता है, अगर आप बुक पढ़े होंगे अच्छे से तो सभी को पता है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो आया था वो फ्रांसीसी क्रांति से आया था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण जब हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो है जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया, तो पर्सा के राजा जो थे विलियम प्रथम को वहां का बनाया गया सम्राट। सवाल यहाँ पर आ रहा है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में बटा था। तो इटली जो है 7 राज्यों में बटा था, जैसे हैप्सबर्ग साम्राज्य, ठीक है, सार्डिनिया, पिडमोंट वगैरह, जो कुल मिलाकर 7 राज्यों में ये बटा हुआ था। अगला जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है, तो बलूत का वृक्ष। अगला सवाल है कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया की संधि कब होती है, तो 1832 में होती है कुस्तुनतुनिया की संधि। नेक्स्ट अगर हम सवाल देखें तो बताया गया किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी, तो मारियान का जो फ्रांस की नारी रूपक थी, और जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी की नारी रूपक हुआ करती थी। अगला इंग्लैंड और खालिस्तान किसके बीच एक्ट ऑफ यूनियन ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया था। इंग्लैंड और किसके बीच, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। अगला सवाल है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क जो कहाँ के चांसलर थे, तो ऑटोमन लियोपाल्ड बिस्मार्क। ठीक है, पूरा नाम इनका यही है, और ये प्रसा यानी कि जर्मनी के हुआ करते थे। प्रसा पुराना नाम है जर्मनी का। अगला है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो समान संस्कृति, समान साहित्य, इतिहास, भाषा, लोक परंपरा, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, सभी ऑप्शन। अगला है बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तो बुर्बो राजवंश आप जानते होंगे लुई 16वां, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का है बुर्बो राजवंश। अगला है वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित उसे क्या कहते हैं, उसे नारीवाद कहते हैं, यानी कि नारी की विचारधारा। अगला सवाल है मार्सिलिया किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है, तो फ्रांस की। ठीक है, बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला है या तो फिर इन्हें गाने वाले को मार्सिलेस भी कहते हैं। अगला रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो ऑटोमन बिस्मार्क ने। ठीक है, इनका कहना था कि अगर अनुनय विनय से हमको जो है आज़ादी नहीं मिलेगी और हम एकीकरण नहीं कर पाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, तो पूरा रक्त और लौह की नीति यानी खून खराबे सब कुछ करना, जो भी करना पड़ेगा। इसके माध्यम से हमको पूरा क्या होगा, तो
एकीकरण मिलेगा। अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो रूसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने किया था। जूसेप्पे मैत्सिनी बोलिए या मेजनी बोलिए। अगला, वियना की संधि कब हुई? तो वियना संधि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी, जिसकी मेजबानी चार्ल्स ड्यूक मेटरनिख के द्वारा किया गया था, जिसका अध्यक्ष भी था। अगला है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब जब फ्रांस में कुछ क्रांति भड़कती है तो पूरे यूरोप उसके चपेट में आता है। ठीक है, ये बात कौन कहा था? तो मेटरनिख ही बोला था, क्योंकि जब जब फ्रांस में कुछ प्रॉब्लम होता था पूरे यूरोप उसके चपेट में आ ही जाता था। अगला, काबूर को यानी काउंट कैमिले दे काबूर को राजा विक्टर एमुनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो उसको प्रधानमंत्री बनाया था। अगला, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत कौन सा था? तो बाल्कन प्रदेश। ठीक है, बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव पनप गया था। इसमें ऑस्ट्रिया वगैरह आते थे। अगला है, लिथुआनिया वगैरह भी सभी आते थे। अगला सवाल है, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा गया। हालांकि बाद में यूनान जो है बहुत समस्या में हुआ, लेकिन यूनान एक बहुत ही अच्छा देश हुआ करता था। अगला है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला है, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1870 के आसपास में हुआ। यहाँ पर 61 दे देता है, पर 1870 के आसपास में हुआ था। अगला, जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन। ठीक है, जर्मन राइन संघ सात। नेक्स्ट है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ चार्टिस्ट आंदोलन। अगला सवाल है, सामाजिक उपपंथ यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो रूसो हैं। नेक्स्ट है, शुल्क संघ जुल्वेराइन की स्थापना प्रसा यानी जर्मनी में हुआ था 1834 के आसपास में, और ये आर्थिक दृष्टिकोण से सभी देश आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे थे, तो ये हुआ प्रसा। अगला है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बनता है? तो 1871 में बनता है। नेक्स्ट है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैत्सिनी का है। ठीक है, मैत्सिनी ने कहा था यह कथन, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह बात मैत्सिनी ने बोला गया था। अगला सवाल है, 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? तो वो फ्रेडरिक सारियो था। अगला सवाल है, फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों के की श्रृंखला में रचे गए सपनों के संसार में कैसे राष्ट्रों की कल्पना किया था? तो वो जनतांत्रिक भी चाह रहा था और सामाजिक गणतंत्र, यानी कि दोनों। ठीक है, एक और दो दोनों हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, एक ऐसे राज्य स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार हो पाना संभव ना हो, क्या कहलाता है? तो उसको सिर्फ कल्पना दर्श कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे राज्य स्थान या समाज की संकल्पना जो इतना आदर्श हो कि वो कभी क्लियर होगा ही नहीं, तो उसे कल्पना दर्श ही कहा जाएगा। अगला, किसने कल्पना दर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना किया था? तो फ्रेडरिक सारियो ही था, जो कल्पनादर्श आदर्श समाज की स्थापना के बारे में सोचा था वो। अगला, फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो वो फ्रांसीसी चित्रकार हुआ करता था। अगला है, फ्रेडरिक सारियो किस देश से संबंधित था? तो देखिए बार बार एक ही सवाल आ रहा है, फ्रांस से ही होगा। अगला, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में टोटल 3 क्रांतियाँ हुई, 1789, 1830 और उसके बाद आपका हुआ 1848 में। अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? पूरा डेट पूछा गया है, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, कौन सी घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं को संचार किया? तो वो फ्रांस की क्रांति थी। अगला, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से होती है? तो फ्रांस की क्रांति से होती है। अगला, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति का ही देन है। अगला सवाल है, 1789 में कौन एक राष्ट्र था जिसके संपूर्ण विभाग पर निरंकुश राजा का आधिपत्य हुआ करता था? तो फ्रांस था, जिसमें निरंकुश राजा लुई 16वां था, जिस पर जनता का कोई भी अंकुश नहीं था। अगला, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली प्रभुत्व वर्ग निम्न में कौन था जो सामाजिक रूप से जमीन का मालिक हुआ करता था? तो वो कुलीन वर्ग था, जो एकदम आपको पता होगा 3 स्टेट में पड़ा था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा स्टेट। ठीक है, तीसरा स्टेट में नॉर्मल किसान वर्ग रहा करते थे, तो कुलीन वर्ग जो था वो सामाजिक रूप से जमीन का मालिक हुआ करता था। अगला, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो राजतंत्र या निरंकुश, और दोनों? तो दोनों था, राजतंत्र भी था, राजा का पूरा सिस्टम चलता था, और निरंकुश भी था। अगला, 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो वो लुई 16वां का था।
अगला सवाल कि केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को क्या कहते हैं? तो उसे निरंकुश सरकार कहते हैं। नेक्स्ट, बुर्बो राजवंश का संबंध किस देश से था? बुर्बो राजवंश का तो फ्रांस से। और अगला, बास्तिल किले का पतन कब होता है? तो 1789 ईस्वी में हुआ करता है बास्तिल किले का पतन। यहाँ पर 7 कैदी होते हैं जिनको छुड़ाया जाता है। अगला, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला है, राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, भाषा, लोक परंपरा, सामान्य इतिहास, धार्मिक मान्यता, इनमें से सभी। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला, आंसर ट्रेनन जो है वो किस देश के दार्शनिक थे? तो फ्रांस के। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो वो राष्ट्रवाद था। राष्ट्र की विचारधारा जब आपस में सब मिलजुल कर जुड़ने लगे और सबका कहना था कि अब हमको आज़ादी चाहिए। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। पहले भी हमने एक सवाल देखे थे। अगला एक बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिसने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा कर दी थी? तो एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एकदम सही बात है ये। फिर एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा बनाया गया, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। सभी इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए? तो एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया, अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिक के लिए समान कानून बनाए, ये भी सही है। अगला, आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया और नाप तोल की समान प्रणाली लाई गई। इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कौन से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे? तो राजतंत्र का यहाँ पर अंत हुआ, नागरिकों के समूह को सत्ता मिली और लोगों द्वारा राष्ट्र राज्य का गठन हुआ। ये सभी, तो इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला, चुने हुए नागरिकों के समूह यानी नेशनल असेंबली द्वारा क्या केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई? तो सभी क्या किया गया? तो सभी नागरिकों के लिए समान कानून बना, माप तोल की समान व्यवस्था आई, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति हो गई और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला, मार्सिलिया किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? तो वो फ्रांस का है। अगला है, लिब्रे क्या था? तो ये फ्रांसीसी मुद्रा था जिसे 1791 में समाप्त कर दिया गया था। अगला, फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य यूरोप के लोगों को सुख को किससे मुक्त कराना था? तो मेन था तानाशाही। ठीक है, तानाशाही से मुक्त कराना मेन काम था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है, एक महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का क्या घोषित किया गया नेपोलियन बोनापार्ट को? तो ये 1804 में बनता है। ठीक है, फ्रांस का सम्राट जो 1804 में बनता है, ये फ्रांस का सम्राट। अगला, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो ये फ्रांस का सम्राट है। फिर अगला, प्रशासनिक व्यवस्था को तर्कसंगत और कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा लागू की गई संहिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड 1804। अगला सवाल है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में किया गया। अगला है सवाल कि देखते हैं, 1804 की नागरिक संहिता, इसे आमतौर पर नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, उसने फ्रांस के सुधार के लिए क्या कदम उठाए? इसका एक सब्जेक्टिव सवाल भी है, बहुत प्यारा सा। तो इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति हुई, यानी जन्म से जो विशेषाधिकार मिलता था वो समाप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। अगला है, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा मिला, ये भी सही है। फिर प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, ये भी सही बात है। तो इनमें से सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, नेपोलियन संहिता को कहाँ लागू किया गया? तो फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में। ठीक है, फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में उसको लागू किया गया है। अगला सवाल है, फ्रांस और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या सुधार किया? तो सामंती व्यवस्था की समाप्ति की गई, किसानों को भू दासत्व की जागीरदारों की शुल्कों से मुक्ति मिला। अगला, कारीगरों के श्रेणी संघ के नियंत्रण को हटा दिया गया। इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि स्वतंत्रता कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार, मताधिकार तथा कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति की वकालत कौन करता है? तो वो करता है उदारवादी लोग, लिबरल लोग करते हैं। अगला, रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य है? तो स्थापित परंपरा पर बल, मतलब पुराने जमाने में जो परंपरा स्थापित कर दिया गया उसको लगातार आगे लेकर जाना, उस पर बल देना। फिर है रीति रिवाज को बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। अगला है, आधुनिकता और परिवर्तन का विरोध, मतलब रूढ़िवाद जो है वो आधुनिकता और परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहता है। ठीक है, तो परिवर्तन का विरोध करेगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला, उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिबरे से होती है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ होता है आज़ादी। उदारवाद का मतलब था कि आज़ादी।
अगला, नए मध्यवर्गीय उदारवाद का क्या मतलब था? तो व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सभी की बराबरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला है, उदारवाद इनमें से किसका पक्षधर था? तो निरंकुश शासन कांत चाहता था, ये बिल्कुल सही बात है। अगला है, पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति, ये भी सही है। अगला है, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार, ये भी सही बात है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने को पूछा जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जनमत संग्रह। एक प्रत्यक्ष मतदान होता है, इसमें लोग इसमें जुड़ते हैं और लोगों के माध्यम से मतदान होता है, और मतदान के बाद स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, जो भी होता है तो वो जनमत संग्रह के द्वारा किया जाता है। अगला, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मताधिकार कहते हैं। फिर अगला सवाल है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं नारीवाद। नेक्स्ट है, फ्रांस में किनको मतदान का अधिकार नहीं था? तो संपत्ति विहीन पुरुषों को और सभी महिलाओं को। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। संपत्ति विहीन पुरुष को भी, जिसके पास संपत्ति नहीं था पुरुषों में, और जितनी भी महिलाएं थी सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। बाद में बहुत दिन बाद जाकर मिलता है। अगला, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे? तो महिला रूपक के रूप में, ठीक है, जैसे कि जर्मेनिया और ये मारियान के द्वारा। अगला, एक ऐसी सरकार या शासन है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? निरंकुशवाद कहा जाएगा। अगला है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो रूसो, ठीक है, रूसो को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो रूसो था। अगला सवाल है, पहले तो मनुष्य उसके बाद किसी देश के नागरिक या कुछ, यह कथन किसका था? तो मैथ्सनी का। अगला एक बहुत ही अच्छा सवाल कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का था? तो वो था रूसो का। अगला, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मोंटेस्क्यू। अगला है, विश्वकोश, ठीक है, विश्वकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दिदरो इसके लेखक थे। अगला सवाल आ रहा है कि निम्न में किस देश मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? तो ये सवाल हम लोग देखे थे, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। प्रसा यानी जर्मनी। अगला है, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को कब हराया? तो 1815 में, यानी कि वाटरलू के मैदान में। अगला है, वियना की संधि कब हुई? तो ये भी 1815 में हुई है। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1815 हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो मेटरनिख ने किया, ऑस्ट्रिया में। अगला, मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर हुआ करता था। और अगला सवाल होगा कि वियना संधि के बाद फ्रांस में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो बुर्बो वंश की। एक बार फिर से बहाल कर दिया गया था बुर्बो राजवंश को, फिर से सारी स्थिति वैसी आ गई थी। अगला, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रूढ़िवाद व्यवस्था की स्थापना, राजतंत्र की बहाली, जीते गए क्षेत्र से फ्रांस की मुक्ति। सभी बात यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन की प्रकृति क्या थी? तो वो निरंकुश थी। नेक्स्ट, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब होता है? तो जुलाई 1830 में, ठीक है, जुलाई 1830 में। अगला है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनमें से सभी। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी जूसेप्पे मैथ्नी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो 1807 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जन्म हुआ था। अगला, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन यंग इटली की स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में कौन किया था? तो जूसेप्पे मैथ्नी। और यंग इटली की स्थापना किसने की? मैथ्नी। और यंग यूरोप भी यही बनाया था। अगला है, यंग इटली के अतिरिक्त मैथ्नी ने किस और भूमिगत संगठन की स्थापना किया था? तो यंग यूरोप जो बर्न में किया था, ठीक है। अगला है, निम्न में किसे मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया था? तो बताया था मैथ्नी था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के अवधि में इटली कितने राज्यों में बटा था? तो 7 राज्यों में कुल मिलाकर बटा हुआ था। नेक्स्ट है, मैथ्नी का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इटली का एकीकरण, राजतंत्र की समाप्ति, रूढ़िवाद का विरोध। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई होती थी? किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्रकृति होती? जूसेप्पे मैथ्नी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हैब्सबर्ग साम्राज्य का किन देशों पर शासन था? तो ऑस्ट्रिया और हंगरी, यानी कि कुल मिलाकर आप कहें बाल्कन प्रदेश, सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल।
अगला, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर प्रभावित नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला, सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय के प्रमुख मंत्री का नाम क्या था? तो काउंट कैमिले काबूर हो जाएगा। अगला, इटली के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कैमिले काबूर। फिर अगला है कि किस राष्ट्र ने कूटनीतिक संधि के द्वारा काबूर ऑस्ट्रिया किस राष्ट्र से कूटनीतिक संधि के द्वारा काबूर जो है ऑस्ट्रिया को हराने में सफल होता है? तो फ्रांस के साथ मिलकर। अगला, सशस्त्र स्वयं सेवक का नेतृत्व किसने किया था? तो गैरी बोल्डी ने, जिसपे गैरी बोल्डी ने। अगला, इटली का एकीकरण कब होता है? तो 1861 दिया है, पर 1861 होता नहीं, 1871 के आसपास या 70 के आसपास होता है। अगला है 1861 में एकीकृत, 61 तो नहीं है दोस्तों, लेकिन 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को ही। अगला है, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किसके विरुद्ध क्रांतियों का नेतृत्व किया था? तो रूढ़िवादी व्यवस्था के विरुद्ध। अगला है कि फ्रांस में रूढ़िवादियों के विरुद्ध पहला विद्रोह कब होता है? तो रूढ़िवादी के खिलाफ जो पहला विद्रोह होता है 1830 में हो रहा होता है। अगला, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस वंश को हटा दिया गया? तो बुर्बो राजवंश को हटा दिया गया वहाँ पे। अगला है कि उदारवादी राष्ट्रवादियों ने राजतंत्र को हटाकर किस व्यवस्था को स्थापित किया? तो संवैधानिक राजतंत्र को, यानी संविधान भी रहेगा लेकिन राजतंत्र रहेगा। अगला है कि जब फ्रांस सीखता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, ये बात तो मेटरनिक बोला था। अगला, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में शुरू हुआ? तो ये भी हम लोग देखे थे, इंग्लैंड में। नेक्स्ट, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 1832 में, ठीक है। और ये सभ्यता का पालना भी हुआ करता था। अगला है कि अपनी स्वतंत्रता से पहले यूनान किस साम्राज्य के अधीन था? तो वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हुआ करता था अपनी स्वतंत्रता 1832 के पहले। अगला, कवियों और कलाकारों ने किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना बोला है? तो यूनान को बोला है। अगला है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से कवि शहीद हुए थे? तो कवि लॉर्ड बायरन, ठीक है। ये बुखार से पीड़ित थे लेकिन फिर भी आंदोलन में कूद पड़े थे। अगला है, 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित मान्यता मिली है कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा। फिर कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? तो 1832 में। अगला, जर्मन राइन संघ, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो नेपोलियन के द्वारा। आप जब किताब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जर्मन राइन संघ से लौटते हुए अपना कुछ वो चिट्ठी गिरा रहा है जिसको वो हार चुका है। अगला, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ओटोमन बिस्मार्क को। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिक था, कूटनीति से पूरा जर्मनी का एकीकरण कर दिया था। अगला, बिस्मार्क, ये जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क जो है कहाँ के चांसलर थे? कहाँ के? तो वो प्रसा यानी कि जर्मनी के। अगला, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बनता है? तो 1871 में। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो खून और खड़ग यानी कि रक्त एवं लोह की नीति, ठीक है। फिर अगला सवाल वही दिया है, रक्त और लोह की नीति का कौन किया है? तो बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े टोटल? तो टोटल जो है 3 युद्ध लड़ा हुआ है, ठीक है, तब जाकर पूरा जर्मनी को एकीकृत कर पाया है। अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा का किन राज्यों से युद्ध हुआ? तो ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फ्रांस से, सभी से इसका युद्ध होता है, उसके बाद जाकर ये एकीकरण करता है। नेक्स्ट है, शुल्क संघ जोल्वेराइन 1834 की स्थापना किसके पहल पर हुई थी? तो प्रसा यानी कि जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट है, 1834 में प्रसा की पहल पर सीमा शुल्क संघ बना जिसे जोल्वेराइन के नाम से जानते हैं। इस संघ में अधिकांश कौन से राष्ट्र शामिल थे? तो जर्मन के अधिकांश शामिल थे। फिर अगला सवाल है, प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक विलियम प्रथम। आगे, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जनवरी 1871 में। और फिर अगला सवाल एकीकरण से है तो 1871 में होता है जर्मनी का। अगला है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण होता है? तो वर्सा की संधि के द्वारा। अगला है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया है? तो प्रसा का जो राजा बना था पहले विलियम प्रथम, उसी को जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो इसे रूपक कहा जाता है, रूपक। अगला सवाल है, टूटी हुई बेड़िया, मशाल, तलवार, उगतासूर आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो इसे रूपक ही कहते हैं। ये रूपक के द्वारा, जैसे बहुत कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो रूपक के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकता है। अगला, आंखों पर पट्टी बंधी और तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक होती है? तो वो न्याय का प्रतीक होती है। नेक्स्ट है, मारियान जो है किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान जो थी वो फ्रांस की थी और जर्मनिया जर्मन की थी। अगला, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? तो जर्मन राष्ट्र का जर्मनिया ही था।
फिर अगला है बलूत के पत्तों का मुकुट पर पहने जर्मेनिया किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जर्मनी की। और जर्मनी में बलूत को किसका प्रतीक माना जाता है? तो वीरता का। अगला सवाल है जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो बलूत को ही। नेक्स्ट है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का गंभीर क्षेत्र कौन था? तो बाल्कन प्रदेश। इसका एक सबमिटिव सवाल भी है जो हम लोग करेंगे भी। अगला है कि बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो उसको स्लाव कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बाल्कन क्षेत्र किस साम्राज्य के अधीन था? तो ओटोमन साम्राज्य के अधीन। अगला सवाल है कि बाल्कन क्षेत्र में किस कारण से राष्ट्रवादी तनाव जो है वो पनप रहा था? तो रूमानी राष्ट्रवाद के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से किन शक्तियों को बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में दिलचस्पी नहीं थी? तो चीन और जापान। बाकी तो रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया था ही। नेक्स्ट है एक साझा नस्ली जनजातीय सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको नृजातीय कहते हैं, नृजातीय। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा देख लिए हैं चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका सारा ऑब्जेक्टिव, और जल्द ही आपको इसका सब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग बहुत ही चुनिंदा कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। इसी तरह आपको सपोर्ट बनाए रखें, आपको सारे SST यहाँ पर आपको कराया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इसी माध्यम से इसी तरीके से कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।